मार्केट आउटलुक इस खास सीरीज में आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं मोस्ट रेस्पेक्टेड सीजन और क्रेडिबल मार्केट वॉइस से देवेंद्र चौकसी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। देवेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पिछली बार आपका इंटरव्यू शेड्यूल भी था, लेकिन पता नहीं उस दिन शायद अचानक से मैंने कोई या तो छुट्टी ले ली या मैं शायद किसी काम से निकल गया था, शायद तब दीप ने इंटरव्यू किया, राइट? तो मेरी मुलाकात आपसे लंबे समय बाद हो रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। शुरुआत पहले मैं ग्लोबल मार्केट से ही करना चाहता हूं। थोड़ा मामला ढीला ढाला सा दिख रहा है सर। क्या संकेत पढ़ें? क्या कुछ बात और बिगड़ सकती है? ग्लोबल मार्केट्स और कमजोर हो सकते हैं और हम पर क्या असर पड़ेगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। और शुक्रिया आपके साथ में ये थैंक जुड़ने के लिए आज इंटरव्यू के अंदर। ग्लोबल मार्केट के अंदर एक दो चीज का प्रभाव है। एक तो सबसे पहले जो डॉलर इंडेक्स फॉर्म अप होते जा रहा है, उसके साथ में बॉन्ड यील्ड्स वहां पे यूएस इकोनॉमी के अंदर स्ट्रांग हो गए हैं। Because of the stronger bond yields, I think shift of money is taking place from the emerging market. So that is the first point. जहाँ तक shift of money का सवाल है, I think largely because of the leverage funds that some of the ETFs which are operating, उनके जो लेवरेज फंड रहते हैं और लेवरेज फंड्स पहले विड्रॉ होते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक बार बड़ा प्रेशर बना है। और प्रेशर हम डेफिनेटली जो इंडेक्स स्टॉक्स है जिसके ऊपर मार्केट का वेट ज्यादा है, तो उसके ऊपर आई थिंक हम पहले असर देख रहे हैं। दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ द डॉलर इंडेक्स इज फॉर्मिंग अप, द करेंसी इज कमिंग इन द प्रेशर। और करेंसी प्रेशर में आती है तो ऑब्वियसली अनदर रीजन बनता है, जो लेवरेज इन्वेस्टर है वो एक बार अपना लेवरेज के अंदर करेंसी इंपैक्ट नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से वो अपना फंड वहां से विड्रॉ करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई फंडामेंटल कारण के हिसाब से हमारे मार्केट के अंदर आज की तारीख में गिरावट आ रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि लार्जली एक टेम्पररी रीजन है जिसके अंदर आई थिंक मार्केट को थोड़ा एडजस्ट होना बनता है, इसके हिसाब से ये फॉल आ रहा है। मगर इफ इट इज अ टेक्निकल रीजन, मेरा ऐसा मानना है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मार्केट विल बाउंस बैक एंड सम ऑफ द heavyweight counters which are looking reasonably strong and I think good on the valuation, corrected on the valuation, they would remain relatively more favorite for the rally, leading the rally next time, I think whenever the market starts recovering. ओके, तो ये आपके लिए बड़ा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से आउटलुक आता हुआ दिख रहा है। भारतीय बाजार भी लाइफ हाई बनाने के बाद देवेंद्र भाई थोड़ा सा ठंडे होते हुए दिख रहे हैं। अब लोग थोड़ा मन नहीं बना पा रहे हैं कि भाई है पोजीशन, उसे होल्ड करें, हल्का फुल्का करेक्शन है या थोड़ा ज्यादा गिर सकते हैं। आपका बाजार के डायरेक्शन को लेकर क्या व्यू है सर? तो जैसे साल की शुरुआत हुई थी तभी हम मानते थे कि दिसंबर तक शायद निफ्टी का अंक 19,500 तक आ सकता है। We are actually 3 months ahead of this particular period as far as the target level is concerned. तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन स्टॉक्स में आ सकता है, तो एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं करेक्शन। दूसरी तरफ देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर काफी हद तक एक मजबूत पकड़ है। बिल्कुल कारण ये है कि आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट ड्यू टू द लॉट साइज इन द डेरिवेटिव मार्केट, so they put their money for trading in the mid and small cap companies. वहाँ पे उनको एक एडवांटेज ये मिलता है कि बिकॉज ऑफ रिलेटिवली लोअर फ्लोटिंग स्टॉक, they can write I think even a smaller check and I think probably I think get away by the higher amount of impact on the stock. तो मेरा ऐसा मानना है कि I think because of this particular market is more polarized from the retail side towards mid cap and small cap. And I think as against which the large cap companies which are available at a valuation which are quite compelling and attractive, they are languishing at this point of time. मे बी ये मार्केट का नियम है, थोड़ा बहुत बीच में एडजस्ट होता है, तो ये एडजस्ट हो रहा है। इनफैक्ट माय व्यू वुड बी दैट आई थिंक बिकॉज द गुड क्वालिटी स्टॉक्स आर अवेलेबल एट अ करेक्टेड वैल्यूएशन, डाउनसाइड रिस्क कम है। जब भी उसके अंदर रैली आती है तो 20-25% का रिटर्न सुरक्षित आ सकता है। तो आई थिंक दिस करेक्शन शुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय टू सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये है राय आपके लिए भारतीय बाजारों पर देवेंद्र भाई की तरफ से। इस समय देवेंद्र भाई, जो लोग नया पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए कहाँ मौके आपको दिखते हैं, क्या खरीदना चाहिए? तो कंजम्पशन थीम अनिल जी काफी हद तक स्ट्रांग है और कंजम्पशन थीम चालू रहेगा। ऑटो एंसिलरी आई थिंक एक ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। कैपिटल गुड सेगमेंट के अंदर जो कंपनियां के पास टेक इनेबल्ड फेज एक्टिविटीज है, इंजीनियरिंग के अंदर R&D करती है, ऐसी आईटी कंपनी भी जो है, उसके अंदर आपको एक ध्यान देना जरूरी बनता है, जिसके अंदर समावेश हो सकता है कंपनीज लाइक LTIM, Cyient Technologies, LTTS. These are some of the companies which are looking reasonably well positioned from the global perspective as well as from the local perspective. सिमिलरली बैंक स्टॉक्स के अंदर आपका एक ध्यान बनता है बिकॉज
इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से 12 ट्रिलियन होती है 2035 में, तो ऑब्वियस है कि जो बड़ी बैंक है उनके लिए एक बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है। एवरी 4 years आई थिंक दिस बिगर बैंक्स विल गेट डबल्ड। तो आपको अगले 12 साल के अंदर आई थिंक ये 3 गुना या 3.5 गुना आई थिंक अप्रिसिएशन मिलने की एक संभावना मिलती है यहाँ से। मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है सिलेक्टिव बैंक के अंदर, उसके अंदर आपका ध्यान देना जरूरी बनता है। कंजम्पशन, बैंकिंग, दे आर टू गुड चॉइसेस। आईटी इज अलोंग विथ आई थिंक दी सम ऑफ द मिड टियर आईटी कंपनी जो निश प्ले है, उसके अंदर आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन खरीदारी करने के लिहाज से, निवेश के लिहाज से, कंजम्पशन से लेकर ऑटो, कैपिटल गुड्स वाली थीम्स मजबूत रह सकती है। कोई ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं जहां से दूर रहा जाए देवन भाई? ये इलेक्शन का पीरियड है तो शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर जो जो बिजनेस डिपेंड रहते हैं उसके अंदर जो विंडफॉल टैक्स है क्रूड ऑयल का धंधे के अंदर या रिफाइनरी का बिजनेस उसके साथ में अफेक्ट हो रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा आ सकता है उसके अंदर ये बिजनेस को इंक्लूड करें। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक दिस बिजनेसेस आर लाइकली टू अंडर परफॉर्म बिकॉज ऑफ द इलेक्शन ईयर, तो उससे थोड़ा दूर रह सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। परफेक्ट। तो फिलहाल थोड़ा दूर रहने के लिए भी आपके लिए कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार की पॉलिसीज ज़्यादा असर डालती हैं, चूंकि इलेक्शन ईयर में आप जा रहे हैं और कच्चा तेल चूंकि ऊंचा है तो वहां पर भी थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। देवेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने, बाजार के डायरेक्शन और साथ ही इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर भी हमारे दर्शकों को राय दी। थैंक यू सो मच सर। लेकिन आप जाएँ उससे पहले एक चीज़ और याद आ गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि बड़ी चर्चाएँ चल रही है सर ये ट्रेडिंग के समय को बढ़ाने को लेकर। आप तो इंडस्ट्री के इतने पुराने दिग्गज हैं, रिंग के ज़माने से आपने पूरा ये डेवलपमेंट अब तक होते हुए देखा, घंटे 1.5 घंटे की ट्रेडिंग से पूरे दिन भर की ट्रेडिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या व्यू है आपका सर, ट्रेडिंग आवर्स बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए, अगर बढ़ने चाहिए तो किस तरह से? तो मैं ऐसा मानता हूँ हमेशा अनिल जी कि आई थिंक कोई भी बदलाव आता है वो बदलाव आई थिंक हमेशा एक अच्छे कारण से आता है। अगर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स आते हैं तो आई थिंक उसका रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं। बट उसके साथ में हमारे वहाँ इकोसिस्टम जो है उसको पहले बनानी पड़ेगी। बैंकिंग का कारोबार एक्सटेंडेड ट्रेडिंग कारोबार के साथ जुड़ा हुआ है, डिपॉजिटरी का कारोबार एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर के साथ में जुड़ा हुआ है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की भी जरूरत पड़ती है एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर के साथ में, ना खाली एक्सचेंज की और स्टेक होल्डर की। तो एक्सचेंज एंड स्टेक होल्डर अलॉन्ग विथ आई थिंक ऑल दिस इकोसिस्टम प्लेयर्स शुड आल्सो अपग्रेड देयर सिस्टम, देन पॉसिबली आई थिंक दिस इज अ मीनिंगफुल थिंग। दूसरी तरफ देखें तो टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ते जा रहा है। जो कस्टमर है वो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस के माध्यम से इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिटेल कस्टमर ज्यादातर ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऊपर से ट्रेड कर रहा है। तो इवन इफ एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स टेक्स प्लेस आई थिंक दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। और तीसरा जो लास्ट पॉइंट है उसके अंदर कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ज्यादातर निवेशक पैसा में लॉस करते हैं, उनके लिए मेरा रेगुलेटर के साथ ऐसा एक डायलॉग है कि अगर आप इंडीड लॉस करने से अटकाना चाहते हो तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनने चाहिए। वन प्रोडक्ट आई थिंक इज मेंट फॉर द लार्ज टिकट इन्वेस्टर्स के जो 10 लाख पे एक्सपोजर ले सकते हैं, और जो दूसरे प्रोडक्ट है जो छोटे इन्वेस्टर के लिए रहना चाहिए, उसके लिए भी आप प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट हाउस के साथ में वर्कआउट करके एक छोटे निवेशक के एकोमोडेट करने के लिए स्मॉलर प्रोडक्ट ऑल्सो आप ला सकते हैं। If you bring that thing, then probably it will be a win-win combination going forward. Maybe this is a dialogue. I think ये आगे के समय के अंदर उसका कुछ मीनिंगफुल आउटकम आ सकता है, इसी हम उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए ट्रेडिंग सिस्टम बढ़ाने से पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें कि किस तरह से बैंकिंग सिस्टम सपोर्ट कर सके, कभी भी मार्जिन्स की ज़रूरत पड़ सकती है और उसके लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए, डिपॉजिट्स की ज़रूरत पड़ सकती है उसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, वो भी पूरा साथ दे, तब ये काम होना आसान होगा। धन्यवाद देवन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए।